रण स्वीकार। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर ही भटकता रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो दोस्तों, यानी कि कोई भी इंसान पूर्णता की खोज में निकलता है तो हमेशा मतलब कुछ लक्ष्य की चाह में आगे बढ़ता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ठोकरें लगती रहती है, राह में बहुत सारे भटकाव आते रहते हैं और पग पग पर यानी कि हर कदम कदम पर कुछ ना कुछ रोड़े अटकते रहते हैं। फिर भी हमें निराश नहीं होना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। या तो हम सक्सेस होंगे या तो फिर हम अच्छे इंसान बनेंगे। ये ज़रूरी है, दो में से एक चीज़ हो जाए। एक अच्छा इंसान और सक्सेस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं एमिनेंस क्लास के यूट्यूब चैनल पर है आप लोग अभी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे को उत्तर गुप्तोत्तर काल और वर्धन वंश की। उसमें भी सबसे पहले तो जो वर्धन वंश था, गुप्तोत्तर काल था, लगभग 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का कालानुक्रम इसमें माना जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो गुप्तोत्तर काल है बेसिकली मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश और परवर्ती गुप्त वंश, चंद्र या फिर गौड़ वंश, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे उन सब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था। ये एरीपत्ती क्या है, एरीपत्ती क्या है? तो ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, ऑप्शन बी चारागाह की भूमि, ऑप्शन सी जंगली भूमि और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जंगली भूमि। क्या हो जाएगा? जंगली भूमि। दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या कह रहा है? मौखरी शासकों की राजधानी थी, कहाँ थी? तो दोस्तों, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, नॉन ऑफ दीज। तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन है थानेश्वर ऑप्शन, मौखरी वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका थानेश्वर है, ऑप्शन बी आप लोगों का कन्नौज है, ऑप्शन सी आप लोगों का पुरुषपुर है, फिर आपका नॉन ऑफ दीज है। तो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले थानेश्वर की बात करते हैं, ठीक है। मौखरी वंश के थानेश्वर की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो थानेश्वर राजधानी थी वो किसकी थी? पुष्यभूति वंश की थी। और जो कन्नौज राजधानी थी, ठीक है, कन्नौज राजधानी थी ये जो मौखरी वंश की थी। और रही बात पुरुषपुर और पेशावर का जो प्राचीन नाम था, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस ही हो गया। तो यहाँ पे हम थानेश्वर की बात करते हैं थोड़ा सा। थानेश्वर मैंने आप लोगों को बताया था, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की। तो इसके जो प्रमुख शासक होते हैं, पुष्यभूति हो गया, प्रभाकर वर्धन हो गया, और प्रभाकर वर्धन के साथ साथ हम बात करेंगे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। और रही कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था। और मौखरी वंश में जैसे प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सरवर्मा, ये शासक आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ये क्या हो जाएगा? कन्नौज आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसके द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछता है, चालुक्य जो राजा था पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन सेकंड को किसके द्वारा पराजित किया गया था दोस्तों? ये आप लोगों के समक्ष का महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोगों के समक्ष जो यहाँ पे को ऑप्शन दिए गए, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, महेंद्र वर्मन हो गया, नरसिंह वर्मन हो गया, परमेश्वर वर्मन हो गया और परांतक हो गया। इन 4 शासकों का यहाँ पे को क्या दिया गया है दोस्तों? वर्णन दिया गया या किया गया है। तो यहाँ पे को हम लोग बात करेंगे कि जो राजा पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन द्वितीय था, इसको जो है किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा इसको पराजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आगे सीधे सीधे बात करते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक, यहाँ पे सॉरी हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे थे, उसके बाद तीसरे का बी ऑप्शन नरसिंह वर्मन। फिर चौथे क्वेश्चन में आते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है या फिर द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। तो दोस्तों द्वितीय अशोक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे चार हैं, समुद्रगुप्त हो गया, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके समक्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और यहाँ पे को हर्षवर्धन। तो दोस्तों समुद्रगुप्त तो खैर अलग हो गया, ठीक है, मैंने इसके बारे में कल बताया था, ये मौर्य वंश का संस्थापक हो गया और ये गुप्त वंश का शासक हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो दोस्तों हर्षवर्धन इसका आंसर सही ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हर्षवर्धन था वो जो है 606 ईस्वी में गद्दी में बैठता और 647 तक, ठीक है, 606 से लेकर के 606 से लेकर के 6 से लेकर के 647 तक, ध्यान रखिएगा 647 647 ईस्वी तक यहाँ पर गद्दी में बैठता है। तो इसमें बेसिकली जो है हुएनसांग ने इसे क्या कहा, हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? शिलादित्य के नाम से जाना गया है। और इसके काल में जो हुएनसांग होता है, ठीक है, हुएनसांग होता है, हुएनसांग यहाँ की यात्रा करता है और बेसिकली 629 में चलता है, यहाँ भारत पहुँचता है और 645 तक भारत में रहता है और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई भी करता है और यहाँ पे बेसिकली जो भारत से बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करने के उद्देश्य यहाँ पर आया था। और हुएनसांग को जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें की। कह रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज कवि थे या दरबारी कवि हुआ करते थे? तो विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क आपके क्या हैं? चार ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो 5वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जो बेसिकली बाणभट्ट थे किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे बात करेंगे बेसिकली इसकी, अगर हम लोग बाणभट्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में एक मतलब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी, ठीक है, कौन सी थी, ये बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो बाणभट्ट बेसिकली जो है ने के साथ साथ इसके दरबार में जो विद्वान थे, एक मयूर भी थे जिनने जो एक सूर्य शतक नामक पुस्तक लिखी हुई थी। और हर्षवर्धन की, खुद हर्षवर्धन की मैं बात करता हूँ, एक महान मतलब नाटककार थे। इनने जो है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की थी और इन रचनाओं को धावक नामक के एक कवि ने लिखा था, ठीक है, कवि ने लिखा था, लेकिन रचनाएं किसकी थी? हर्षवर्धन की थी, ठीक। और इसके दरबार में एक जयसेन नामक मतलब विद्वान भी था जो स्वयं को कालिदास और भास के समान मानता था, ठीक है, कालिदास और भास के समान मानता था, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे को थोड़ा सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो यहाँ पर हर्षवर्धन है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली इश्यूज था, मैं गलती चाहता हूँ आप लोगों से, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, छठे क्वेश्चन में हर्षवर्धन एवं जो है पुलकेशिन शेकिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो इसके बारे में जो जानकारी, हर्षवर्धन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, ये कहाँ से? बेसिकली जो है हर्षवर्धन पुलकेशिन शेकिन के मध्य, पुलकेशिन शेकिन के मध्य जो है ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, छठे का, ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि हर्ष और इनके मध्य, पुलकेशिन शेकिन के मध्य जो नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें हर्ष की पराजय होती है, ठीक है। और जो पुलकेशिन द्वितीय था वो क्या था? चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, बेसिकली ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये खारवेल से रिलेटेड है और ये वहाँ अपने दक्षिण उड़ीसा कलिंग कहते हैं, वहाँ से रिलेटेड है, यहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आगे बात करेंगे प्रतापशील, हुण, हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी, यानी कि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन के पिता थे, ठीक है, प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। इनके तीन बच्चे थे। पहले इनमें जो सबसे बड़े थे राज्यवर्धन हो गए, उसके बाद हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री थी राजश्री। और राजश्री का जो विवाह होता है कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ होता है। और बाकी राज्यवर्धन की जो हत्या होती है, गौड़ वंश के शासक थे शशांक, ठीक है, शशांक जो बंगाल में गौड़ वंश के शासक थे, तो इनके द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? राज्यवर्धन की हत्या, सॉरी, ये जो, हाँ, राज्यवर्धन थे, राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और आगे प्रश्न नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सम्राट हर्ष ने, ठीक है, सम्राट हर्ष ने
अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो सम्राट हर्ष ने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ, थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों 8वें का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे को सी ऑप्शन से कन्नौज। ठीक है, पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। फिर आगे 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे प्रभाकर वर्धन को कहा जाता था। ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे को आगे बात करेंगे। तो कह रहा है ह्वेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा गया है। मैं आपको पहले बता चुका, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। फिर अगला 11वां क्वेश्चन आपके समक्ष, गुप्त वंश के ह्रास या पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन, मतलब पुनर्गठन उत्तर भारत की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर भारत में इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक, अब आगे बात करते हैं, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। सिंपल सी बात है, शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवाया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। नर्मदा नदी के किनारे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, सी कन्नौज। ठीक है, मध्य प्रदेश, मेरे ख्याल से हाँ मध्य प्रदेश में है शायद से, ध्यान रखिएगा। हर्ष की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो हर्ष की जीवनी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, हर्षचरित आप नाम सुना होगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन जो है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है फिर, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में अवस्थित है। तो 17वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो इनकी, हाँ 17वें का सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये सी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है, तो बी ऑप्शन, मौखरी वंश के नरेश गृहवर्मा के साथ होता है, गृहवर्मा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है, हर्षवर्धन के अग्रज यानी कि बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। तो गौड़ नरेश शशांक बंगाल का शासक था। ठीक है, बोधि वृक्ष को काट करके ले गया था, ध्यान रखना। अगला कह रहा है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी दोस्तों। तो इसका सीधे सीधे 20वें का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ठीक, फिर आगे आपसे पूछ रहा है, कौन कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। ठीक है, सीधे हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कन्नौज किस प्रदेश के, मतलब किस प्रदेश में अवस्थित है। तो कन्नौज फिर दोबारा आ गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना, टेक्निकल इश्यूज है, माफ़ी चाहते हैं हम आप लोगों से, थोड़ा सा जल्दीबाजी में भूल चूक होती है और मानव स्वभाव है मित्रों। ठीक है, अगला कह रहा है, हर्षवर्धन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बी, मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कवि बाणभट्ट निवासी था, कहाँ रहता था, तो सीधे सीधे थानेश्वर का निवासी था। ठीक है, अगला कह रहा है, नागानंद का रचनाकार कौन था, नागानंद किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नाटक था एक प्रकार का। फिर ये इसका दरबारी कवि था, आपको पता ही होगा। बाकी फिर आपका 26 जो है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ, एक कन्नौज और प्रयाग और थानेश्वर, सी में थानेश्वर वल्लभी, और डी में क्या बता रहा है, वल्लभी और प्रयाग में बता रहा है दोस्तों। तो 26वें का आपका सही आंसर है, कन्नौज और प्रयाग में किया था, और यहीं से उसने जो है कुंभ मेले का भी मतलब प्रारंभ किया था। ठीक है, कन्नौज, उज्जैन वगैरह नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, फिर अगला कह रहा है, अच्छा, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी नाटकों के नाटककार कौन थे, हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो गुर्जरों को पराजित करने वाला जो शासक था वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का आंसर, या आपका आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, वैसे आगे बात करेंगे फिर, आज भी भारत में अहिंसा को याद करने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है, सीयूकी की रचना, इनके द्वारा एक रचना की गई थी, सीयूकी। ठीक है,
इसके कारण, क्योंकि भारतीय इतिहास को जानने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, तो इसीलिए इसको याद किया जाता है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, आपसे पूछ रहा है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, एक 1/6 से लेकर के 1/10। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक तो आते नहीं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो तो शायद पसंद नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आप लोग क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए क्या करके लेके आऊँगा, वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे लगेगा यार पढ़ कोई नहीं रहा, तो मेरा भी एक तरीके से मन जो है थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अवश्य। ठीक है, धन्यवाद।